सो हेलो एवरीवन। लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी हम पीवाईक्यू रिसर्च का अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं। और वो प्रोग्राम अभी कुछ एक दिन में शुरू होने वाला है। यूट्यूब पे ही होगा, फ्री होगा, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीरीज में अभी जो पीवाईक्यूज हम देख रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से वो वो हिंट्स थे जो एग्जामिनर ने छोड़ रखे थे 2023 के प्रीलिम्स में, और जिन हिंट्स को देख करके हम जो है बहुत इजीली अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। देखो, वैसे इजी तो कुछ नहीं होता है, राइट? लेकिन फिर ऐसा है कि आई वाज एबल टू स्कोर 110 प्लस इन प्रीलिम्स 2023, and similarly in prelims 2022 I was able to score 117 according to यूपीएससी की ऑफिशियल मार्कशीट। तो ऐसी कुछ चीजें आई थिंक रहती है, एक थॉट प्रोसेस जो आप एग्जाम हॉल के अंदर सोचते हैं जिस तरीके से, वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हाउ डू यू रीड अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। अब उन उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी चीजें उसमें कई जिनको अगर आप आइडेंटिफाई कर लो तो इजीली आप कुछ एक ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे और आप अपने आंसर के बहुत करीब पहुंच जाओगे। हम वही चीज यहाँ डिस्कस करेंगे। 2023 के आंसर की ये नहीं है, एक्चुअली मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा और किस तरीके से सोचा, वो रियल एग्जामिनेशन हॉल का थॉट प्रोसेस, वही हम यहाँ पे रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। और जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए ये वीडियोस उस टाइम थोड़ी हेल्पफुल रहे। अगले साल जाकर के एक बार प्रीलिम से पहले फिर से इन वीडियोस को देख लेना। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं धोखा खा गया, राइट? मैं पॉलिटी का अपना खुद पॉलिटी का टीचर हूँ, राइट? एंड पॉलिटिकल साइंस में ही आई एम परसुइंग एकेडमिक्स ऑल्सो, राइट? लेकिन बावजूद इसके इस क्वेश्चन को मैंने खुद मिसरीड किया, और यहाँ से ये लर्निंग है कि आपने जो है फालतू में ओवर थिंक नहीं करना चाहिए होता है इसमें। आंसर इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लेकिन पता नहीं उस टाइम मैंने क्या ऐसा सोचा कि आई मार्क दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि in India which of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights. Look, मैंने यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे इसमें इंटरप्रेट करने की कोशिश की, वो बेसिकली ये थी कि देयर वर सम राइट, देयर वर सम बेसिकली 1973 का जो ये अपना केशवानंदा भारती जजमेंट आई थी। मैंने इस तरीके से इसे वहाँ पे लिंक करने की कोशिश की कि यस, केशवानंद भारती जजमेंट मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट या फिर बेसिक स्ट्रक्चर। अब उसी चीज को लिमिट किया गया यहाँ पे आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। नो, दिस वाज अ रॉन्ग लॉजिक। एक्चुअली ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो कि आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डील कर रहा है, राइट? हालांकि फिर अगेन इसमें भी काफी ये पेचीदा इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है, क्योंकि देखो, जो आपके शंकरी प्रसाद केस था जो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से डील कर रहा था, राइट? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल रखा था कि पार्लियामेंट के पास जो है पूरी पावर्स है, वो फंडामेंटल राइट के किसी भी हिस्से को वो अमेंड कर सकते हैं। तो वो ओवरकम करने के लिए तो नहीं था यार, राइट? सो यहाँ पे अगेन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, इसका यूपीएससी पता नहीं क्या आंसर देगी, किस तरीके से इंटरप्रेट करेगी। ओवरकम करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट तो नहीं दिया गया। इनफैक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जैसे ही आया, राइट, उसमें शंकरी प्रसाद केस की जजमेंट को एक तरीके से राइट लागू वहां पे किया गया एक तरीके से। व्हाई? बिकॉज शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स है, सारे राइट्स को आप जो है अमेंड कर सकते हैं, राइट? अब उसके तुरंत बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। इसके तहत आपके आर्टिकल 19 को भी अमेंड किया गया, ठीक है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 में एक और लिमिटेशन लगा दी, दो इनफैक्ट लिमिटेशंस लगाई गई। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लिमिट लगाई गई, ठीक है। और उसमें फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, ये लिमिटेशन ऐड कर दी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। एक और लिमिटेशन जो लगाई गई वो थी आपकी फ्रीडम ऑफ जो आपका ऑक्यूपेशन रहता है, राइट? उस पे भी जो है सरकार की मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए रास्ता साफ किया गया। एक ऐसे लिमिटेशन फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 पे लगा दी गई। इसके अलावा भी देखो, इसमें इसी के तहत आपके आर्टिकल 31A एंड 31B ऐड किया गया, और जो 9th शेड्यूल है वो भी इसी इसी अमेंडमेंट से आया था।
अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये इसका आंसर होना चाहिए। 40 सेकंड भी क्लियरली इसका आंसर नहीं होगा मेरे ख्याल से, एंड इसका मैं अपनी ओर से तो पेंडिंग ही रखूँगा। आई डोंट नो कौन से लॉजिक के थ्रू वो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ बोला है कि ओवरकम करने के लिए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, क्योंकि जुडिशरी का इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं था, इतनी हार्श वर्डिंग नहीं थी जुडिशरी की कि राइट, कि वो पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करे जा रहे हो। नो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड में जुडिशरी ने लिमिट नहीं लगा रखी थी पार्लियामेंट पे। अब पार्लियामेंट में अगर लिमिट नहीं है तो वो ओवरकम किया करेंगे, समझ रहे हो? बट स्टिल पीपल आर सेइंग कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसमें रहा है। अब इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को भी हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या इसके अमेंडमेंट रहे हैं। अब हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ से कोई आपके क्वेश्चन बने तो वो राइट यहाँ से आपका हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे इन सारे अमेंडमेंट्स में कौन सा वो अमेंडमेंट है जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को आपके आर्टिकल 300 ए में डाल दिया, राइट। अब राइट टू प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी उसने 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द, ये देखो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, राइट, कितनी है ये पूछा है, हाउ मेनी। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आप मुझे बताएंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो है ठीक है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, उस अमेंडमेंट का नंबर आप मुझे बताएंगे। आप मुझे ये भी बताएंगे कि इस साल जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिगार्डिंग, वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिलवाया गया भारत में, राइट। सो ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखो एनएचआरसी जो है बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आप मुझे इनफैक्ट बताएंगे कि इनमें से अगर मुझे बोलना पड़े कि पेरिस प्रिंसिपल्स, ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये बता ही देता हूँ, हो सकता है कईयों को पता ना हो। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है आपका आया, आई थिंक ये 1993 के आसपास बना हुआ है, ठीक है, 1993 के आसपास। तो ये बना आपके पेरिस प्रिंसिपल्स के राइज होने के बाद। ये पेरिस प्रिंसिपल्स ह्यूमन राइट्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। 1990s में आपके पेरिस प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा फेमस हुए लोगों, ये एक बेसिकली कंट्रीज ने म्यूचुअली एग्री कर रखा है कि ये वो प्रिंसिपल्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे वाइल एनफोर्सिंग द ह्यूमन राइट्स। तो फ्यूचर में अगर वो ये भी पूछे कि पेरिस प्रिंसिपल्स किस चीज से लिंक करते हैं, तो नेशनल कमीशन ऑन, आप जो है यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेट आप ये चीजें कर सकते हैं। देन नेशनल लॉ कमीशन, भाई लॉ कमीशन तो स्टेटरी भी नहीं है, समझ रहे हो। एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन, ये भी ऐसे ही फालतू में दे के रखा हुआ है इन्होंने। इनमें से सिर्फ एक ही और ये मतलब टू द पॉइंट था, डायरेक्ट था, इस पे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत थी भी नहीं, राइट। फिर ये देखो पॉलिटी का ये एक बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। इस साल प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने, राइट। और मैं बार बार बोलता भी रहा अपनी क्लासेस में कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, ये न्यूज में इसलिए था गुरु इतना ज्यादा क्योंकि लास्ट टाइम जो आपके पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे मैडम द्रौपदी मुर्मू मैम के, तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली गुरु वो भंग हो रखी थी, समझ रहे हो। अब जे एंड के असेंबली ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, ठीक। तो इस वजह से उस टाइम पे काफी ज्यादा डिस्प्यूट था इसमें। अब असेंबली को तो उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, अब वो भाग गया असेंबली इतने टाइम से, राइट। अब उस चीज से रिलेटेड जो है एक बड़ा डिस्प्यूट था, तभी जाकर के यहाँ पे इतने दो क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने, और यही नहीं पूछे हैं उन्होंने इस साल के, जाकर के देख लेना सीडीएस 1 में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ था। और उन्होंने इस साल जियो साइंटिस्ट कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम में भी ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये इनका ट्रेंड था इस साल का। इफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड void बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all the acts done by him in the performance of duty of his her office president before the date of election become invalid। देखो ये वैलिड से इनवैलिड कर दिया इन्होंने, इट रिमेन्स वैलिड। सारे ऐसे एक्शन जो है ये वैलिड हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखो ये वो चीज थी, यहाँ से उन्होंने राइट इसी इसी बात पे डिस्प्यूट था कि भैया इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड कि भैया कुछ एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो रखी है। नो, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली इज मेंशनिंग दैट यू कैन नॉट क्वेश्चन द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज वो इनकम्प्लीट है, राइट। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा मेंशन कर रखा है। तो ये भी आपकी गलत हो जाती है। व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स विद इन विच, नो, ये भी नहीं है गुरु, ठीक है। यही तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है इंडिया में
लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, अगर आपको कभी मेंस में क्रिटिसाइज भी करना हो तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि किसी भी हाउस पे बाइंडिंग नहीं है कि इतने टाइम के अंदर आपको जो है कोई बिल पास करना हो, और ना प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है कि आपको इतने टाइम में कोई सिग्नेचर करना हो. देयर इज नो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया. नन इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कि विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल देखो, इस बार इन्होंने फाइनेंस बिल पे क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट? अब अगेन मैं इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे. डिफरेंट लोगों ने इसे डिफरेंटली इंटरप्रेट किया और मैंने ये क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया था, राइट? खुद भी, क्योंकि मैंने गलत रीड किया. एग्जामिनेशन का प्रेशर ही ऐसा होता है कि आप कुछ एक ऐसे क्वेश्चन भी जिसको आप जानते हैं कि ये मैं कभी गलत नहीं कर सकता, उसे भी आप गलत रीड कर देंगे, राइट? और फिर गलत तरीके से एलिमिनेट भी कर देंगे. ये चीजें हमें यहाँ से सीखनी है, राइट? इसके लिए पहले से प्रिपेयर होके जाना है. हालांकि 2-3 ऐसी गलतियां चलती हैं तो चलती हैं, लेकिन जितनी मिनिमाइज कर सको उतनी बढ़िया है भाई, क्योंकि आपको कट ऑफ भी निकालनी है. सो विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, ठीक है? फाइनेंस बिल मतलब ये आर्टिकल 100 एंड, यार ये एक सेकेंड, ये आर्टिकल 117 प्लस 110 की बात कर रहे हैं. ये दोनों फाइनेंस बिल में आते हैं, समझ रहे हो? फाइनेंस बिल में मनी बिल प्लस 117 वाले आर्टिकल के सारे बिल्स आते हैं, एंड देन मनी बिल, ठीक है? इनके बारे में कंसिडर करो. व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट अ बिल. बिल्कुल. अब इन दोनों फाइनेंस बिल टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है? मतलब जो आपके आर्टिकल 117 में मेंशन्ड आपके फाइनेंस बिल है, इसे राज्यसभा अमेंड कर सकती है, ये ठीक है. लेकिन 110 वाले जो जो फाइनेंस बिल, अब क्योंकि फाइनेंस बिल में मनी बिल भी आते हैं, ठीक है? उन्हें भी फाइनेंस बिल की कैटेगरी में ही रखा जाता है ब्रॉडली, तो उन्हें ये अमेंड नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो ये मतलब इस तरीके से पार्शियली ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइट? क्योंकि इस तरीके से अगर इंटरप्रेट किया जाए तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहती है. हालांकि आई डोंट नो यूपीएससी कैसे इसे इंटरप्रेट करेगी. देन व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस. भाई ये सही बात है. अब मैंने ये मनी बिल को ना, मैंने ये मनी बिल को मैंने फाइनेंस बिल पढ़ लिया यहाँ पे, समझ रहे हो? और इस वजह से मैंने ये रॉन्ग मार्क यहाँ पे कर दिया, समझ रहे हो? ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर दी. ये मनी बिल की जगह मैंने पढ़ा इसे फाइनेंस बिल, ये दिमाग में हुआ सबकॉन्शियसली. अब ये बात तो सही है भैया, मनी बिल को जो है राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती, ओनली कैन मेक रिकमेंडेशन. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही होनी थी. देन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर कैन बी नो, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, बट जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल. नहीं भाई, नहीं. प्रेसिडेंट में, अब कोई अगर अगली बार वो आपसे बोले कि जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी कन्वीन्ड फॉर मनी बिल एज वेल एज फाइनेंस बिल, नो, उस केस में भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी. फॉर फाइनेंस बिल यस, जॉइंट सिटिंग यस, फॉर फाइनेंस बिल यस, फॉर ऑर्डिनरी बिल यस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नो, फॉर मनी बिल नो, राइट? सो ये चीजें आपको जो है यहाँ से रिवाइज करनी है. और इसी तरीके से पीवाईक्यू आपकी पॉलिटी चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट हो, वो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करवाता है, राइट? और एग्जामिनर का माइंडसेट भी आपको समझने में वो हेल्प करता है. तो आंसर होना था बी, मैंने लगा दिया गुरु ए, राइट? सो इस तरीके की जो छोटी मोटी गलतियां हैं, इसका भी आप फ्यूचर में ध्यान रखते हैं, राइट? इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी रहता है. Next, consider the following statements. Once the central government notifies an area as community reserve, again मैं इसका आंसर आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट? आंसर कुछ और हो सकता है. आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि मैंने इस क्वेश्चन पे सोचा कैसे है, राइट? अब इसका आंसर मैंने चेक नहीं किया है, रीचेक नहीं किया हुआ है. अब वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है? अ, ठीक है. The chief wildlife warden of the state becomes governing authority of such forest. देखो, मैंने ये स्टेटमेंट एलिमिनेट की. मैंने ये स्टेटमेंट कैसे एलिमिनेट की? क्योंकि आई थॉट कि कम्युनिटी रिजर्व की जब बात की जा रही है, राइट? अब देखो, कोई भी एरिया, दूसरा एरिया जो जो नॉर्मल फॉरेस्ट एरिया है, वो भी तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अंडर ही आता है, समझ रहे हो? जो नॉर्मल फॉरेस्ट एरिया है वो भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अंडर ही आएगा. अब अगर कम्युनिटी रिजर्व कहीं पे स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया जा रहा है एज ए कम्युनिटी रिजर्व, तो ग्राम सभा को बनना चाहिए. दिस वाज माय थॉट प्रोसेस. आई थिंक होता ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही है, लेकिन दिस इज हाउ मैंने इस तरीके से इसे सोचा, राइट? अब हो सकता है ये मैंने गलत मार्क किया हो, आई एम नॉट
डिस्कसिंग द आंसर्स पार्ट ऑफ इट, राइट, वो अलग से जब पीवाईक्यू एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे तो उसमें हर एक ऑप्शन पे रिसर्च की जाएगी, राइट। अभी के लिए आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस। एंड देन हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज। नंबर वन, इसे स्टैंड बाय मोड में रखो। देखो सेकंड, ये जो थर्ड ऑप्शन है, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, यही तो मतलब होगा कम्युनिटी रिजर्व का कि भैया जो कम्युनिटी है दे आर एंगेज्ड इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये भी होना ही चाहिए कम्युनिटी रिजर्व में। अब हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, भाई माइनर हंटिंग तो अलाउ होनी चाहिए। कम्युनिटी रिजर्व बनाया क्यों जा रहा है, ताकि कम्युनिटी की जो वहाँ की एंगेजमेंट है, ठीक है, ट्राइबल्स वगैरह जिस तरीके से अपनी ट्राइबल लाइफस्टाइल जीते हैं उसे हम छेड़ ना पाए, समझ रहे हो, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। तो जो छोटी मोटी हंटिंग की प्रैक्टिसेज है वो भी वहां पे अलाउ की जानी चाहिए। अगर डिसअलाउ ही करना होता तो भाई हम इसे नेशनल पार्क बना लेते, ठीक है, हम इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना लेते। कम्युनिटी रिजर्व बनाने का पर्पज ही यही होता है कि कम्युनिटी के एंगेजमेंट इसमें करवाओ। सो दिस इज हाउ आई एलिमिनेटेड दीज टू ऑप्शंस। ये था मेरा थॉट प्रोसेस एंड आई थिंक ये मैंने करेक्टली मार्क किया भी हुआ है। ओनली टू स्टेटमेंट्स इसमें अपन लगाए हैं, ये करेक्ट है। बाकी क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है वो बाद में अपन देखेंगे, यहाँ आंसर पार्ट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, कि विद रेफरेंस टू स्केड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया, ये देखो ये डायरेक्ट हिट था। और आई थिंक किसी ने मुझे मैसेज किया भी था, या तो आरुषि ने या फिर शाइस्ता ने मुझे मैसेज किया था कुछ टाइम मतलब जैसे ही पेपर हुआ उसके बाद, कि मैं सुबह फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल वाला आपका लेक्चर पढ़ रही थी और वो आ ही गया, ठीक है, ये पेपर में आ गया भाई। फिफ्थ शेड्यूल पढ़ रहे थे और पेपर में आ गया। अब ये पूछते ही हैं, मैंने पहले ऊपर मार्क कर लिया कि ताकि मैं खुद कंफ्यूज ना हूँ कि ये कौन से शेड्यूल की बात कर रहा है। जब भी शेड्यूल एरिया की बात हो तो फिफ्थ शेड्यूल की बात हो रही है, जब भी ट्राइबल एरिया की बात हो तो सिक्स्थ शेड्यूल की बात हो रही है, जब भी फिफ्थ शेड्यूल की बात हो रही हो तो हमें देखना है कि मेन अथॉरिटी इसमें प्रेसिडेंट की होती है। हमेशा नॉर्मली प्रेसिडेंट की मेन अथॉरिटी, जो भी मेन डिसीजन लिए जाएंगे थ्रू प्रेसिडेंट लिए जाएंगे। सिक्स्थ शेड्यूल में जो मेन अथॉरिटी जो काम प्रेसिडेंट करता है फिफ्थ शेड्यूल के रिगार्डिंग वो गवर्नर करता है। और यहीं पे यूपीएससी बस इतने से डिफरेंशिएशन में यूपीएससी आपसे खेलता है। यही चीज यहाँ पे पूछी भी रही होगी कि विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात तो सही है, ये तो अपन कवर करवाए हैं भाई। और किसी को अगर कंफ्यूजन है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल एरिया में, रियल टेक्स्ट ऑफ द शेड्यूल के थ्रू, ठीक है, रियल टेक्स्ट ऑफ द शेड्यूल के थ्रू एक पूरा लेक्चर लगभग 18 मिनट का अवेलेबल है यूट्यूब में, जा करके देख लेना गुरु, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इन दो शेड्यूल्स के बारे में, राइट। तो ये तो एक हो गया, ठीक है, ये एकदम सही था। सेकंड, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द, समझ रहे हो, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये इनकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है जिसे आपको पहचानना होता है कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग अ शेड्यूल्ड एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज ब्लॉक। नहीं भाई, ऐसा कहाँ लिखा है किसी शेड्यूल में? हमने तो फिफ्थ शेड्यूल पढ़ा है, हमने तो सिक्स शेड्यूल पढ़ा है, उसका टेक्स्ट पढ़ा है, समझ रहे हो। किसी को अगर ये मतलब देखना हो तो वो जाकर के लेक्चर देख लेना, रियल टेक्स्ट पढ़ा है। उसमें मुझे तो नहीं मिला कि यार ये लार्जेस्ट लिमिट होनी चाहिए। इनफैक्ट शेड्यूल्ड एरिया में कई, है ना, इवन पूरे स्टेट को भी ये तो डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट कितना बड़ा साइज एज ए शेड्यूल्ड एरिया मार्क करे या कितना छोटा करे। तो ऐसी लिमिट तो कोई नहीं है, इसीलिए मैंने ये एलिमिनेट कर दिया। ये इलॉजिकल बातें कहीं से भी उठा करके यूपीएससी डाल भी देता है खुद ही सोच करके। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री, नहीं प्रेसिडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू शेड्यूल्ड एरिया। तो ये चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री ये ऐसे यहाँ पे बीच में डाल के रखे हुए थे, ये गवर्नर हमेशा जब भी गुरु जब भी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर लॉ की लेजिस्लेशन की, उसमें चीफ मिनिस्टर पार्टी नहीं होती है, उसमें मिनिस्ट्री पार्टी नहीं बनाई जाती है, समझ रहे हो। उसमें पार्टी रहती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें, ठीक है, मतलब जो आपकी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की पोस्टें रहती है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके प्रेसिडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल आपके गवर्नर हो गया, दे आर मेड ऑफिशियल पार्टीज, राइट। चीफ मिनिस्टर भाई ये तो ट्रांजिशनरी, आज कोई है कल कोई और होगा। प्रेसिडेंट हैज टू, है ना, प्रेसिडेंट हैज टू मेंटेन इट्स अपीयरेंस इन 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 अ सिंबॉलिक नेचर, जो कि मतलब एकदम परमानेंट इनकी अपीयरेंस रहती हो।
समझ रहे हो? तो एकदम न्यूट्रल अपीयरेंस। इसीलिए हमेशा किसी भी लॉ में अगर कोई चीज़ आपको देखने को मिले, जहाँ भी ये इस तरीके से लीगल लैंग्वेज में बीच में चीफ मिनिस्टर घुसेड़ दे या होम मिनिस्टर घुसेड़ दे, लैंग्वेज पकड़ लेना, एलिमिनेट कर देना ऑप्शन, भाई वो गलत ही है। समझ रहे हो? नेक्स्ट आते हैं, ये 20th क्वेश्चन, स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यार काफी लंबी ये वीडियो हो जा रही है, आई थिंक आई एम ओवर डिस्कसिंग द थिंग्स, लेकिन ठीक है, अब मेरे चलता है ऐसे ही, जो अपना लेक्चर अटेंड करते हैं उन्हें पता है, ठीक है। अब चीजें हम ब्रॉडली डिस्कस हम कर रहे हैं धीरे धीरे, अब इसी तरीके से ये चलेगा। तो कमेंट में नीचे मत बोलना कि लंबे जा रहे हैं लेक्चर या छोटे बन रहे हैं, समझ रहे हो? अब ऐसे आएंगे 8-10 लेक्चर आएंगे इस पे 2023 के ही प्री पे, और हो सकता है कि इसमें आपकी ठीक ठाक रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स। ठीक है, ठीक है, अंदाजा दे दिया हुआ है, सम जजमेंट होंगे यार, कोई जजमेंट आपसे पूछ थोड़ी ना रहे हैं कौन से जजमेंट। स्टेटमेंट है कि इन सम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड that the reservation policies made under Article 16, ठीक है, 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance and efficacy of administration। ये बात तो बिल्कुल सही है भैया। अब अगर आपको जजमेंट के ही नाम जानने हैं कि ये कौन सी जजमेंट की बात हो रही है, तो गुरु आपको 2006 के आसपास, ठीक है, अ, आपको क्या कहते हैं, इट इज नॉट जर्नैल सिंह यार, जर्नैल सिंह तो 2018 में आया हुआ है। अब 2006 में देयर वाज जजमेंट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम यार, यार खैर छोड़ो। सो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 2006 के आसपास, उस टाइम पे ये एक लिमिट लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ठीक है, आपको जो है एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इस चीज को इस्टेब्लिश करना है अगर आपको रिजर्वेशन देना हो किसी भी अ, किसी भी प्रमोशन में, राइट। तो ये सब चीजें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोली हुई है, राइट। सेकंड जो चीज है, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, नॉर्मली देखो, नॉर्मली सुप्रीम, अब ये भी एक अलग चीज है। आपको अगर कोई भी चीज जाननी हो कि कौन सी चीज डिफाइन हुई है कौन सी चीज नहीं है, तो आर्टिकल 366 एक बार जाकर के पढ़ लेना। आपको ताज्जुब होगा कि आर्टिकल 366 में कई चीजें वहां पे इवन डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल एससी वहां डिफाइंड है, एसटी वहां डिफाइंड है, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। समझ रहे हो? कईयों को लगता होगा कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ मेंशन्ड होगा, नहीं भाई, लिस्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, सॉरी जो आपका 7th शेड्यूल है उसकी जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें मेंशन्ड है। समझ रहे हो? तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको चौंकाने वाले खुलासे मिलेंगे अगर आप आर्टिकल 366 को पढ़ोगे और अगर आप 7th शेड्यूल को पढ़ोगे। भैया यार ये भी तो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और वहां से ये फंसा सकते हैं। लेकिन ये चीजें कभी डिफाइन नहीं की जाती कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज है, समझ रहे हो, या बाकी चीजें क्या है। इवन माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, विच टू टाइप्स ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट इट डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटी। एससीज आर डिफाइंड, एसटीज आर डिफाइंड, ठीक है। और डिफाइन कैसे किए गए हैं, एससी वुड बी दोज, है ना, दोज ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जिनको कि सेंटर ने एक शेड्यूल के तहत, ठीक है, एनलिस्ट किया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, लैंग्वेज कुछ ऐसी है उस डेफिनेशन की। तो ये आर्टिकल एक बार जाकर के पढ़ लेना चाहे, अदरवाइज आई एम प्लानिंग, है ना, ऑनेस्टली आई एम प्लानिंग अ कोर्स। अब उसमें टाइम लग जाएगा यार, है ना, 1-1.5 महीना लग ही जाएगा। मैं अभी इस पे काम कर ही रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पॉलिटी को कवर करने के, ठीक है। और जो जो डिफरेंट एक्ट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट्स है, फॉर एग्जांपल जो इवन आपके पेरोल वगैरह से डील करने वाले एक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इन सब चीजों को भी कवर करने के लिए आई एम प्लानिंग अ कोर्स, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। अब जिनको अगर जल्दी करना हो तो एक बार जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन का रियल टेक्स्ट पढ़ ही ले, वो उस चीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब, राइट। अब नहीं रहा वो जमाना कि लक्ष्मीकांत वाला हो और पढ़ो और निकल जाओ, राइट। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है कि स्टेटमेंट कह रही है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब कई लोगों ने ना स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क कर दिया हुआ है कि भैया इंडिया में कहाँ यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, इंडिया तो इंपोर्ट करता है बहुत ही ज्यादा यूरेनियम, ठीक है, कजाकिस्तान से हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हम इंपोर्ट कर रहे हैं इवन आपके ऑस्ट्रेलिया से, राइट। अब हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है यूरेनियम के लिए, कई लोगों ने ये मार करके, मेरे बड़े दोस्तों ने इसे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2020 की न्यूज जाकर के देख लेना,
आपके कर्नाटक में और ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है, ये जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है, बहुत ओल्ड रॉक सिस्टम, इसमें यूरेनियम के डिपॉज़िट्स मिले हैं। अब यहाँ ऐसा थोड़ी ना बोला है कि इंडिया इज़ सेल्फ डिपेंडेंट, नो, भाई यूरेनियम है, कुछ तो है। इवन थोड़े से यूरेनियम, भले ही थोड़े से डिपॉज़िट्स हैं, कुछ तो है, समझ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट सही जा रही है कि भैया हाँ, है हमारे पास यूरेनियम डिपॉज़िट्स, बावजूद इसके हमारे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल से ही होती है। अब यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट, ये डायरेक्ट हिट था भाई। किसी को अगर लगता हो कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया इसने, जाकर के मेरी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है कि 9 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिंगल, ठीक है, अ सिंगल सोर्स, ऐसे करके मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है। गुरु 9 घंटे का, सिर्फ 9 घंटे का साइंस एंड टेक का एक कोर्स लिया था मैंने, फ्री का कोर्स था, मैंने बोला बार-बार जाकर के देख लो। उसमें ये बात स्पेसिफिकली मैंने कवर की हुई है। जेसीपीओए, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसका रेफरेंस देकर के मैंने स्पेसिफिकली ये बताया था कि गुरु 4 से 5% का आपको एनरिचमेंट करना होता है एक नॉर्मल पावर प्लांट के लिए। इतने में 80% प्लस में तो आपका बम बम बन जाता है, बम, समझ रहे हो? तो ये आपकी एकदम सरासर झूठी स्टेटमेंट थी, डायरेक्ट हिट ये क्वेश्चन था। और ये जो है आपका जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, इस तरह। अब देखो 22, ये क्वेश्चन भी अगेन मैंने थॉट प्रोसेस के थ्रू क्रैक किया गुरु, समझ रहे हो? मैंने कभी नहीं, अलग से नहीं पढ़ा हुआ था। और एक एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, देखो, आगे भी जाकर के जब हम धीरे-धीरे देखेंगे, वो अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कन्वेंशनल एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन। वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे फूड चेन, फूड वेब वाले क्वेश्चन, नहीं, वो पुराना ट्रेंड हो गया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं इकोलॉजी, अब वो गुरु पूछ रहे हैं आपसे स्पीशीज़ का बिहेवियर। अब ये चीज़ें आपको जो है पढ़नी पड़ेंगी। और इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊँगा वो है डाउन टू अर्थ का यूट्यूब चैनल। मैं बार-बार ये कहता हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भरोसा करो गुरु, मैंने भी 3 प्री दे दिए और तीनों में मेरा जीएस अपना क्वालीफाई हुआ है, 2 मैंने मेंस लिख लिए हैं अभी तक। भरोसा करो, मैंने जितने भी प्री दिए उसमें से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने डायरेक्टली डाउन टू अर्थ के यूट्यूब चैनल में देखे हुई थी वो चीज़ें, और वो वहाँ पेपर में अपीयर हुई है। समझ रहे हो? ये लोग ट्रेस एकदम फुल ट्रैकिंग करते हैं हर एक सोर्स की, और डाउन टू अर्थ से ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब एक मैंने डाउन टू अर्थ से यहाँ पे लेक्चर लिया हुआ था, हाथियों पे लेक्चर लिया हुआ था कि हाथियों का रोल क्या है। अब अगर अगले साल हाथियों पे क्वेश्चन आ जाए तो चौंक मत जाना वो, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी डाउन टू अर्थ आपको प्रोड्यूस करवा के दे रहा है। इसलिए इस चीज़ को देखो, देखो जाकर के सब्सक्राइब करो इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है? खाना खाते हुए देखा करो इन चीज़ों को। ऐसे ही मार्सुपियल पे भी इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, राइट? अब मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये मुझे मतलब थोड़ी अटपटी सी स्टेटमेंट लगी, लेकिन गुरु अब ऐसा है कि मार्सुपियल वो चीज़ है, पहले ठीक है, मतलब मार्सुपियल के लिए मैंने जब हिंदी अ, उधर देखी, दूसरी तरफ यहाँ पे अभी हिंदी तो नहीं है इसमें, तो सेंस कुछ ऐसी बनी कि जो वो थैली है, ठीक है, वो जो एनिमल्स होते हैं जिनके पेट में थैली होती है और उसमें वो अपने बच्चों को कैरी करते हैं, उन्हें कहते हैं मार्सुपियल्स, ठीक है। अब ये मार्सुपियल्स आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि 2020 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में फायर हुई थी, बहुत बड़े फायर इंसिडेंट्स हुए थे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। उस टाइम पे ऐसे जो जानवर थे, ठीक है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके कंगारू वंगारू वगैरह हो गए मार्सुपियल। अब इंडिया में तो, है ना? अब मार्सुपियल्स जो है ना ये बहुत थ्रेटेंड होते हैं। अब अगर ये इंडिया में होते तो कम से कम हमने पढ़े होते ना कि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, ये यहाँ पे पाए जा रहे हैं। मुझे दिमाग में नहीं आ रहे थे कि इंडिया में कहीं पे अगर कंगारू हमें दिखा हो, समझ रहे हो? ये नॉर्मली आपके, ठीक है, नेचुरली ये इंडिया में आपको नहीं मिलते हैं। ये बात मैंने यहाँ से मतलब इस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगा के कि अगर मिलते होते तो कम से कम मैं पढ़ता कि मार्सुपियल, मान लो अगर 3 या 4 मार्सुपियल भी रह रहे हैं तो कहीं न कहीं ये कवर होती चीज़। भैया मार्सुपियल इंडिया में बहुत एंडेंजर्ड है, राइट? तो अपनी नॉलेज पे कभी डाउट नहीं करना होता है कि नॉट है तो नेगेटिव है। नो, नो, नो। अगर होती तो भैया हम कभी पढ़ते, समझ रहे हो? एंड देन marsupials कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स, राइट? गुरु ऐसा ना दुनिया में कोई आपको इकोसिस्टम नहीं मिलेगा, कोई नहीं इकोसिस्टम मिलेगा जहाँ प्रेडेटर ना हो। प्रेडेटर है तभी इकोसिस्टम चल रहा है, इंसानों के भी प्रेडेटर है, समझ रहे हो? मारने वाला होना ही चाहिए, जहाँ जिंदगी वहाँ मौत, तब जाकर के दुनिया चल रही है। कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, ये होता ही है। बस यहाँ से हटा दो। हालांकि ये फैक्चुअली
इनकरेक्ट है, माउंटेन में नहीं मिलते हैं ये तो, इवन आपके सूखे ड्राई ग्रासलैंड्स में ज्यादा ये मिलते हैं। माउंटेन ग्रासलैंड तो आपके नॉर्मली ठीक है माउंटेन टाइप के हो गए आपके, राइट। सो ये स्टेटमेंट आपकी फिर से गलत होती है, स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, एंड दिस वाज समथिंग जो कि मैंने एकदम गेस मार करके एकदम सही मार्क किया। दिस इज द थॉट प्रोसेस आई थिंक, जो कि आपको हो सकता है अगले प्री में हेल्प करे। बहुत लंबी ये वीडियो चली जाती है, फिर यहाँ से आगे कल देखेंगे, ठीक है। इन्वेजिव, ये भी एक मतलब जहर क्वेश्चन था, और ये तुक्का लगा और सही लगा। अब तुक्का भी गुरु ऐसे नहीं है कि हवा में तुक्के मार रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। ये एकदम एकदम सोच करके, ये देखो अगर मैं कोई चीज एलिमिनेट कर रहा हूँ तो कोई चीज सोच करके, कोई एक, राइट, एक एक सेट पैटर्न है इनकी लैंग्वेज का जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। अगर आपने वो लैंग्वेज पकड़ ली, राइट, और उस हिसाब से आपने आंसर लगाने शुरू कर दिए, तो बहुत ही मतलब बहुत ही इजीली आप जो है जीएस क्वालिफाई कर ही जाओगे, ठीक ठाक मार्जिन से आप जीएस क्वालिफाई कर जाओगे। और उसके लिए पीवाईक्यू जरूरी है, पीवाईक्यू बहुत ही बहुत जरूरी है। इसलिए इसका एनालिसिस या तो अपने लेवल पे खुद करो, हम तो यहाँ पे मतलब बैठे ही हैं फिर भी, ठीक है, बेरोजगारी को झेलने। सो टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। जिनको अगर मेरे रेगुलर लेक्चर्स अब ज्वाइन करने हो तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आज शाम से फ्री लेक्चर्स जो है, फिर से फ्री लेक्चर्स की सीरीज आपको देखने को मिलेगी अर्न अकेडमी पे, ज्वाइन जरूर कीजिए। सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।